हेलो दोस्तों। आर के लंच पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल रथ, जो कि आपको पता ही है। तो आपको पता है कि जो सीरीज मैंने आपको स्टार्ट करी है हिंदी में बिजनेस स्टडी क्लास 11th के लिए, ठीक है। जो सिलेबस मैं करवा रहा हूँ वो सीबीएसई का सिलेबस है। कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे कि मैं कौन सा सिलेबस करवा रहा हूँ। तो जो भी मैं सिलेबस करवा रहा हूँ वो सीबीएसई का सिलेबस मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसी सीरीज में मैं आपकी अगली एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 1.2 की वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसमें हम 1.2 के ऊपर चर्चा करेंगे कि इसमें आखिर क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स है जो कि महत्वपूर्ण है, पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। और बता दूं, अगर तक अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाले अन्य वीडियो के नोटिफिकेशन से मिस ना रहना पड़े, और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो एक्सरसाइज 1.1 मैंने अपलोड करी, अगर वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाकर आप उसे देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इंस्टेंटली आपके आंसर मिल जाएंगे। आपके कोई भी कन्फ्यूजन हो वहाँ पर आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। आज एक्सरसाइज 1.2, जैसा कि मैंने बताया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 में किसके बारे में बताया गया है, तो व्यावसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण किया गया है। इसमें व्यावसायिक क्रियाओं के बारे में बताया गया और इनका वर्गीकरण किया गया है। इस एक्सरसाइज में केवल दो बातें बताई गई हैं, व्यावसायिक क्रियाएं और इनका वर्गीकरण, ठीक है। तो इन्हीं के ऊपर आज की पूरी चर्चा है। आइए स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं क्या होता है ये व्यावसायिक क्रियाएं क्या होती हैं। वस्तुओं का उत्पादन करने व उनको उत्पादन स्थान से उपभोक्ता के पास पहुंचाने तक जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वह सभी व्यावसायिक क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। व्यावसायिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? व्यावसायिक क्रियाएं वह क्रियाएं होती हैं जो वस्तुओं को उत्पादन करने से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए बीच में जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो सभी व्यावसायिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं उद्योग और वाणिज्य। ये वो क्रियाएं हैं जो प्रोडक्ट के उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने तक के बीच में जो कार्य किए जाती हैं वही है ये कार्य। एक होता है उद्योग, वाणिज्य और भी होते हैं बहुत सारे, ट्रांसपोर्टेशन भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो वस्तु के बनने से लेकर ग्राहक तक पहुंचने के बीच में की जाती हैं। उन सभी क्रियाओं को ही व्यावसायिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं कि उद्योग, जो मैंने बोला व्यावसायिक क्रियाएं होती है, वो है क्या। वो जैसे उद्योग बोला, वाणिज्य बोला, आखिर ये है क्या, कैसी क्रियाएं हैं ये। तो सबसे पहले उद्योग को जानते हैं कि ये कैसी क्रिया है, ठीक है। इसका अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है, ठीक है। जो उद्योग होता है उसमें क्या किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। उद्योग का मतलब होता है इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में क्या किया जाता है, उत्पादन, प्रोडक्शन ही किया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं दोनों का ही यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। जो उद्योग होता है यह 3 प्रकार का माल तैयार करता है। मतलब कि यहाँ पर 3 प्रकार के मालों का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। कौन कौन से हैं वो 3? सबसे पहला है उत्पादक माल। अब उत्पादक माल क्या होता है? जिन वस्तुओं को दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। मतलब कि जिन वस्तुओं का दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है वही वस्तुएं उत्पादक माल कहलाती हैं। जैसे कि मशीनरी और यंत्र। मशीनरी का हमेशा मशीनरी एक ऐसी वस्तु है जिसका दूसरे उद्योगों द्वारा किसी भी उत्पादन के लिए किया जाता है। जैसे आपने कहीं और से मशीनरी खरीदी, आपने अपने उद्योग में लगाया, और क्यों लगाया? क्योंकि उससे हमने प्रोडक्शन करना है। तो ये जो मशीनरी और जो टूल्स वगैरह होगा, यंत्र, ये सभी क्या होते हैं, उत्पादक माल होते हैं। इनसे हमने उत्पादन करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली कह सकते हैं कि उत्पादन करने के लिए जिन भी वस्तुओं का उपयोग करना होता है वही उत्पादक माल कहलाती हैं, उत्पादक वस्तुएं कहलाती हैं, ठीक है। अगला है उपभोक्ता माल। उपभोक्ता माल क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, उपभोक्ता। जिन वस्तुओं को सीधा उपयोग में लाया जा सकता है उन्हें उपभोक्ता वस्तु कहते हैं, ठीक है। जिन वस्तुओं को सीधा उपयोग में लाया जाता है, जिन वस्तुओं को हम सीधा उपयोग करते हैं उसी को उपभोक्ता माल कहा जाता है, उपभोक्ता वस्तु कहा जाता है। जैसे रोटी, कपड़ा, दवाइयाँ आदि, ये सारी वो वस्तुएं हैं जिनका हम सीधा उपयोग करते हैं। रोटी सीधी खा लेते हैं, कपड़ा पहनते हैं, दवाई भी यूज करते हैं। तो जिनका हम डायरेक्ट यूज करते हैं वही उपभोक्ता माल कहलाते हैं, ठीक है। और तीसरा है मध्यवर्ती माल। ऐसी वस्तुओं का उत्पादन जिनका इस्तेमाल किसी अन्य उत्पादन में किया जाता है। मतलब कि ऐसी वस्तु का उत्पादन करना जिसका उत्पादन जो हमने किया उसका अभी किसी और चीज के उत्पादन में यूज करना है। जैसे कि प्लास्टिक, रबड़ आदि। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमने कोई ऐसे वस्तु का प्रोडक्शन किया, ऐसे वस्तु का उत्पादन किया जिसका यूज हम किसी अन्य प्रोडक्ट को बनाने में करेंगे। जैसे कि प्लास्टिक, प्लास्टिक का हमने उत्पादन किया, तो ये क्या है, ये मध्यवर्ती
वस्तु है। क्यों? क्योंकि इससे भी बहुत सारी चीज़ें और उत्पादित हो सकती हैं, जैसे प्लास्टिक के खिलौने बन सकते हैं, प्लास्टिक के अन्य प्लेट्स वगैरह भी आने लगी हैं अब, तो वो भी बन सकते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ जो हमने उत्पादन की जिसका यूज़ हम किसी अन्य उत्पादन के लिए कर सकते हैं, वो सारी मध्यवर्ती माल के अंदर आएंगी। ठीक है, जैसे रबड़, रबड़ से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जिम करने वाले इक्विपमेंट्स भी बनते हैं रबड़ से, हैं। तो ऐसी वो सारी चीज़ें जिनका यूज़ हम अन्य प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, वो सारी मध्यवर्ती माल में आएंगी। ठीक है, तो आइए अब आगे चलते हैं और अगला अब उद्योगों के प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहला आता है प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक उद्योग क्या होता है? इसका अभिप्राय उस उद्योग से है जो कच्चे माल का उत्पादन करता है जिससे तैयार उत्पाद बनाए जाते हैं। ठीक है, यह दो प्रकार का होता है। प्राथमिक उद्योग का मतलब यह है कि यह वो उद्योग है जो कच्चे माल का उत्पादन करता है जिससे कि हम तैयार उत्पाद बनाते हैं। प्राथमिक उद्योग में कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर भी कच्चे माल का उत्पादन किया जाता है वही हमारा प्राथमिक उद्योग कहलाएगा। ठीक है, जहाँ पर भी कच्चे माल का उत्पादन किया जाता हो वही हमारा प्राथमिक उद्योग कहलाएगा। ये दो प्रकार की होती हैं। पहली जन्निक उद्योग, इसका अभिप्राय उन उद्योगों से है जिनके अंतर्गत पशुओं व वनस्पतियों की नस्लों को सुधार कर उन्हें अधिक उपयोगी बनाया जाता है, जिसमें पशुपालन, मुर्गी पालन, पौधारोपण सम्मिलित है। ठीक है, जन्निक उद्योग के अंदर सीधी सी बात में बोलूँ तो पशुपालन, ठीक है, वनस्पति आदि आती हैं। इनके अंदर हम पशुपालन, मुर्गी पालन, पौधारोपण करते हैं। यह हमारे पर्यावरण से जुड़ी चीजें होती हैं। ठीक है, जननिक उद्योग ये होता है। अगला है निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग, इसका अभिप्राय उन उद्योगों से है जिनके अंतर्गत पृथ्वी, जल या वायु से कोई पदार्थ निकाला जाता है। ठीक है, निष्कर्षण उद्योग के अंदर हम पृथ्वी, जल या वायु से कोई पदार्थ निकालते हैं, जैसे कि कोयला जमीन से निकालते हैं, लोहा भी जमीन से ही निकलता है, गैस, तेल, ये सारी चीजें हमें पर्यावरण से प्राप्त होती हैं। इसका मतलब यह होता है कि जो भी वस्तु हम पृथ्वी, जल या वायु से निकालते हैं, जो भी पदार्थ इन तीनों चीजों से निकाला जाता है वो निष्कर्षण उद्योग के अंदर आता है। ठीक है, और जो पशुओं और वनस्पतियों से संबंधित हो वो किस में आता है? जननिक उद्योग में आता है। तो ये यहाँ पर हमारा प्राथमिक उद्योग यहाँ पर ये होता है। समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर अब कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह गया हो। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इंस्टेंटली उसका आंसर वहाँ पर पा सकते हैं, और अन्यथा आप यहाँ पर कमेंट भी कर सकते हैं जिससे मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँगा। तो आगे चलते हैं। अगला है, दूसरा है गौण उद्योग। गौण उद्योग क्या होता है? इसका अभिप्राय उस उद्योग से है जो प्राथमिक उद्योग द्वारा उत्पादित कच्चे माल का प्रयोग करके तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। मतलब प्राथमिक उद्योग में हमने जो भी उत्पादन किया उनका यूज करके प्रोडक्ट्स बनाना गौण उद्योग कहलाता है। ठीक है, जैसे कि कपास से कपड़ा, प्लास्टिक से खिलौने। समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, इसके भी दो प्रकार होते हैं, पहला निर्माणी उद्योग और दूसरा रचनात्मक उद्योग। आइए जान लेते हैं कि निर्माणी उद्योग क्या होता है। निर्माणी उद्योग, इसका अभिप्राय उस उद्योगों से है जिनमें कच्चे माल तथा अर्ध निर्मित माल को मानव तथा मशीनों की सहायता से तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, निर्माणी उद्योग का मतलब यह होता है कि कच्चे माल का और अर्ध निर्मित, ठीक है, जो भी पूरी तरीके से निर्मित नहीं है उनका, और कच्चे माल का प्रयोग करके मानव और मशीनों की सहायता से, ठीक है, मानव और मशीनों की सहायता से जब भी हम कोई फिनिश गुड्स तैयार करते हैं, तैयार माल बनाते हैं, उसी को हम निर्माणी उद्योग कहते हैं। यह 4 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला है आपका विश्लेषणात्मक उद्योग, दूसरा है प्राविधिक उद्योग, तीसरा है सम्मिश्रण और चौथा है संयोजक उद्योग। ठीक है, निर्माणी उद्योग के अंतर्गत सीधी सी बात बताऊं तो प्रोडक्ट्स का, कच्चे माल का इस्तेमाल करके, अर्ध निर्मित माल का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा निर्माणी उद्योग के अंदर आता है और इसके 4 भाग हैं। कौन कौन सा? विश्लेषणात्मक, प्राविधिक, सम्मिश्रण और संयोजक। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि विश्लेषणात्मक उद्योग कौन से होते हैं। विश्लेषणात्मक उद्योग कौन से होता है? विश्लेषणात्मक उद्योग में यह होता है कि कोई एक वस्तु है, इससे बहुत सारे वस्तु तैयार किए जाते हैं। जैसे ये एक वस्तु था, इससे 3 या 4 वस्तु तैयार करना ही विश्लेषणात्मक उद्योग के अंदर आता है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है, कच्चे तेल से पेट्रोल, जो भी कच्चा तेल हमारा निकलता है उसी से हमारे क्या बनते हैं? पेट्रोल बनते हैं। ठीक है, कच्चे तेल से पेट्रोल,
और डीजल भी बनता है उसी से, कच्चे तेल से डीजल भी बनता है, उसी से पेट्रोल भी बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब एक प्रोडक्ट से अनेक प्रोडक्ट बनाना ही विश्लेषणात्मक उद्योग कहलाता है। ठीक है, एक प्रोडक्ट से अनेक प्रोडक्ट बनाना ही क्या कहलाता है, विश्लेषणात्मक उद्योग कहलाता है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके अनेक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला है प्राविधिक उद्योग। प्राविधिक उद्योग क्या होता है, तो प्राविधिक उद्योग में क्या किया जाता है कि कच्चे माल को विभिन्न उत्पाद प्रक्रिया से निकालकर उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। मतलब कि कच्चे माल का यूज करके वहां पर तैयार वस्तुएं बनाई जाती हैं। तैयार का मतलब यहाँ पर उपयोगी से, मतलब जिसका हम उपयोग कर सकें। जैसे गन्ने से चीनी बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, गन्ने से चीनी बनाना। गन्ना क्या है, गन्ना एक कच्चा माल है, इसका हमने यूज किया और इससे हमने एक उपयोगी वस्तु बनाई। क्या थी वो, चीनी। तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा, प्राविधिक उद्योग के अंदर आएगा। ये प्राविधिक उद्योग कहलाएगा। मतलब कि कच्चे माल का प्रयोग करके उपयोगी, ये याद रखना कि उपयोगी याद रखना, उपयोगी होना चाहिए वो। ठीक है, उपयोगी, कच्चे माल का प्रयोग करके उपयोगी वस्तुओं तैयार करना ही प्राविधिक उद्योग कहलाता है। अगला है सम्मिश्रण उद्योग। सम्मिश्रण का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, सिंथेटिक इंडस्ट्री। ठीक है, सम्मिश्रण मतलब एक से ज्यादा चीज इसमें मिली होंगी, नाम से ही पता चल रहा है। तो इसके अंदर यही किया जाता है कि अनेक बहुत सारे कच्चे पदार्थों को मिलाकर, ठीक है, बहुत सारे कच्चे पदार्थों को मिलाकर एक उपयोगी वस्तु तैयार किया जाता है। जो विश्लेषणात्मक था उसका ऑपोजिट है। विश्लेषणात्मक में क्या किया जाता था कि एक प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते थे, और अब सम्मिश्रण में क्या किया जा रहा है कि बहुत सारे प्रोडक्ट से एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। ठीक है, विश्लेषणात्मक में एक से अनेक और सम्मिश्रण में अनेक से एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, लेकिन वो उपयोगी होने चाहिए। जैसे कि चूना पत्थर, चूना, ठीक है, पत्थर, आपको पता होगा पत्थर आज टाइल्स वगैरह लगाई जाती हैं, घरों बनाने, घर जब भी बनाते हैं तो उसमें घरों में टाइल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि पत्थर ही होते हैं। कोयला, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सीमेंट, ये सारी की सारी सम्मिश्रण में आती हैं। क्यों, क्योंकि ये अनेक चीज़ों से मिलकर बनती हैं। चूना केवल एक चीज़ से नहीं बनता, पत्थर एक चीज़ से नहीं बनता, सीमेंट एक चीज़ से नहीं बनता, कोयला एक चीज़ से नहीं बनता। तो वो सारे प्रोडक्ट्स जिनको बनाने के लिए अनेक चीज़ों का इस्तेमाल किया गया हो, वो सम्मिश्रण में आएंगी। ठीक है, और विश्लेषणात्मक तो मैंने बता ही दिया कि एक प्रोडक्ट से अनेक प्रोडक्ट बनाना विश्लेषणात्मक, और सेम इसका अपोजिट अब सम्मिश्रण। अब लास्ट देख लेते हैं संयोजक उद्योग क्या होता है। संयोजक उद्योग क्या होता है, तो संयोजक उद्योग में क्या किया जाता है कि अर्धनिर्मित नहीं, यहाँ पर ऐसे, चलो मैं सरल भाषा में समझाता हूँ। संयोजक में ये किया जाता है कि जो निर्मित पुर्जे होते हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक उपयोगी वस्तु का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, संयोजक, यानी कि असेंबलिंग इंडस्ट्री। संयोजक का मतलब क्या होता है, असेंबली। असेंबली का मतलब जोड़ना, मतलब इसमें छोटी छोटी चीज़ों को जोड़कर एक प्रोडक्ट बना दिया जाता है, वही हमारा संयोजक इंडस्ट्री यानी कि उद्योग कहलाता है। संयोजक इंडस्ट्री का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसी वस्तु बना देना जो कि हमारे उपयोगी हो, उपयोग में हम जिसको ला सके। जैसे कि साइकिल, बाइक, कंप्यूटर, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़कर बनी होती हैं। साइकिल में क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़ों से जुड़ के बना होता है, पहिया अलग से लगता है, हैंडल अलग से लगता है, ब्रेक अलग से लगते हैं। तो अन्य चीज़ों को जो जोड़कर एक उपयोगी प्रोडक्ट बनता हो, वही हमारा क्या कहलाएगा, संयोजक उद्योग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संयोजक उद्योग कहलाएगा। तो ये यहाँ पर निर्माणी उद्योग यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गया तो हमारे चैनल पे कमेंट कर देना, या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको तुरंत इंस्टेंटली आंसर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं। अब है रचनात्मक उद्योग। अब देख लेते हैं कि रचनात्मक उद्योग क्या होता है। इन उद्योगों में दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि अन्य उद्योगों द्वारा जो भी प्रोडक्शन किया गया उनका प्रयोग किया जाता है और रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। अब रचनात्मक कार्य क्या होता है, जैसे सीमेंट, लोहा, ईंट आदि प्रयोग करके भवन, सड़क, पुल आदि का निर्माण करना। ठीक है, रचनात्मक कार्यों का मतलब समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या किया जाता है।
अन्य उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तु, सीमेंट, लोहा, ईंट, ये सारे इन सब का उत्पादन कोई दूसरी उद्योग करती है। इन सब का इस्तेमाल करके रचनात्मक कार्य करना, जैसे कि सड़क बनाना, भवन बनाना, पुल बनाना, ये सारे कार्य कैसे हैं? रचनात्मक कार्य हैं। ठीक है, इन सब का कार्य करना ही रचनात्मक उद्योग कहलाता है। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि अब यहाँ पर आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर हो तो कमेंट जरूर करें, और अभी तक वीडियो को लाइक ही नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। और इसके नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पर आपको नोट्स के PDF देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है तृतीय श्रेणी के उद्योग। तृतीय श्रेणी के उद्योग क्या होते हैं? इसका अभिप्राय उस उद्योग से है जो सेवाओं का उत्पादन करता है, जैसे यातायात, बैंक, बीमा, विज्ञापन आदि। जो तृतीय श्रेणी का उद्योग होता है ये केवल सेवाओं का उत्पादन करता है। याद रखना, तृतीय श्रेणी के उद्योग को कैसे देखा जाता है? सेवाओं के उत्पादन के लिए देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर केवल सेवाएं दी जाती हैं, जैसे यातायात, बैंक, बीमा, विज्ञापन आदि। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की बाधा को यातायात उद्योग द्वारा दूर किया जाता है। यातायात उद्योग क्या है? सेवा है, सेवा उद्योग है। बीमा उद्योग क्या है? एक सेवा उद्योग है। और ये सारे आते किस में है? तृतीय श्रेणी के उद्योग में आते हैं। ठीक है, तो जोखिम की बाधा को बीमा द्वारा दूर किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम तृतीय श्रेणी में केवल हमें सेवाएं मिलती हैं। ठीक है, ठीक है, जो तृतीय श्रेणी का उद्योग होता है उसको सेवा उद्योग भी कहते हैं। ये यहाँ पर याद रखना, और ये हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब देख लेते हैं हम कि वाणिज्य क्या होता है। वाणिज्य, आपने जो स्ट्रीम चूज करी है 11th क्लास में आकर, वो वाणिज्य ही करी है। वाणिज्य को ही इंग्लिश में कॉमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमर्स बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि आपने कौन सी स्ट्रीम ली है, बोलेंगे आप कॉमर्स। अगर उसने पूछ लिया कि कॉमर्स का मतलब जानते हो क्या होता है, तो आप क्या कहोगे? अब तो आओ समझ लेते हैं यहाँ पर कि कॉमर्स आखिर होता क्या है, वाणिज्य क्या कहलाता है। इसका अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं के योग से, यहाँ पर मिस्ट प्रिंट हो गया, इसे ध्यान ना दें। इसका अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं के योग से है जो वस्तुओं के आदान प्रदान में उत्पन्न होने वाली व्यक्ति स्थान, समय, जोखिम, वित्त व सूचना की बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। सीधी और सरल भाषा में समझाऊं तो वाणिज्य का अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं के योग से है जो वस्तुओं के आदान प्रदान करने में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करती है। ठीक है, मतलब कि वस्तुओं के लेन देन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को दूर करने वाली क्रियाएं ही वाणिज्य कहलाती है। समझ गए? जैसे पीछे मैंने बताया था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की बाधा को कौन दूर करता है? यातायात उद्योग। तो यहाँ पर जो यातायात उद्योग है ये एक तरीके से क्या है? कॉमर्स है, वाणिज्य है। ठीक है, जोखिम की बाधा को कौन दूर करता है? बीमा। तो ये क्या हो गया? ये भी एक ये हो गया वाणिज्य, वाणिज्यिक क्रियाएं ये सारी हो गई। ठीक है, एग्जाम्पल तो बता दिए मैंने। अब वाणिज्य के अंग देख लेते हैं, कॉमर्स के पार्ट, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। वाणिज्य के केवल दो अंग हैं, एक है व्यापार और दूसरा है व्यापार की सहायक क्रियाएं। वाणिज्य का मतलब समझ में आया नहीं आया, कमेंट करके जरूर बता देना। ठीक है, व्यापार क्या होता है? इसका अभिप्राय लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय विक्रय से है। मतलब व्यापार वही व्यक्ति करता है जो वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर उससे लाभ कमाने की इच्छा रखता हो। ठीक है, तो व्यापार का मतलब ही लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय करना है। यह दो प्रकार के होते हैं, पहला देशी व्यापार, दूसरा विदेशी व्यापार। तो देशी व्यापार देखते हैं कि क्या होता है। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय किसी देश की सीमाओं के अंदर हुई होता है तो उसे देशी व्यापार कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, स्थानीय व्यापार, राज्य व्यापार और अंतरराज्यीय व्यापार। ठीक है, देशी व्यापार जो होता है वो किसी भी देश की सीमा के अंदर अंदर ही होता है। जैसे कि इंडिया है तो जितने व्यापार अभी इंडिया के अंदर हैं वो सारे देशी व्यापार हैं। ठीक है, इसके भी 3 प्रकार होते हैं। स्थानीय मतलब किसी एक छोटे स्थान पर, गाँव को बोल सकते हैं, गाँव के लेवल पर, विलेज लेवल पर जितने भी व्यापार किए जाते हैं वो स्थानीय व्यापार होते हैं, जहाँ पर छोटे मोटे व्यापार होते हैं। राज्य व्यापार मतलब कि एक राज्य के अंदर, जैसे मान लेते हैं एक कर्नाटक राज्य है या केरल है। ठीक है, कोई सा भी एक राज्य, हरियाणा है,
इस हरियाणा राज्य के अंदर अंदर जितने व्यापार होंगे वो सारे राज्य व्यापार कहलाएंगे, क्योंकि वो एक राज्य के अंदर सीमित है। ठीक है। उसके अगला है अंतरराज्यीय व्यापार। अंतरराज्यीय व्यापार का मतलब कि एक देश के सभी राज्य, जैसे इंडिया है, इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं उन सभी के अंदर व्यापार करेंगे तो वो हमारा अंतरराज्यीय व्यापार कहलाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि अंतरराज्यीय क्या होता है, राज्य क्या होता है और स्थानीय व्यापार क्या होता है। तो आइए अब आगे चलते हैं और अगला देख लेते हैं, स्थानीय व्यापार। इसके बारे में मैंने वहां पे जो समझाया वैसे आइए एक बार और देख लेते हैं। स्थानीय व्यापार किसी गांव या कस्बे या जिले तक ही सीमित रहता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया कि जो स्थानीय व्यापार होता है गांव कस्बे या जिले तक ही सीमित रहता है, ये छोटे स्तर का होता है। ठीक है। इसके अंदर दैनिक उपभोग की वस्तुएं और नासवान, नासवान का मतलब कि खराब होने वाली प्रकृति की वस्तुएं यहाँ पर आती है, उपलब्ध कराई जाती है, जैसे ताजे फल, मिठाइयाँ, दूध, सब्जियां आदि। ये दैनिक उपयोग की वस्तु हैं और नासवान है, मतलब कि जल्दी खराब होने वाली प्रोडक्ट्स ये हैं। ठीक है। अगला है राज्य व्यापार। स्थानीय व्यापार से ऊपर उठकर जब एक व्यापारी राज्य स्तर पर व्यापार करने लगता है तो वह एक राज्य या प्रांतीय व्यापार भी कहलाता है। राज्य व्यापार को ही प्रांतीय व्यापार भी कहते हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे कि अनाज, दालें, बर्तन, एक राज्य के अंदर अंदर अनाज, दालें, बर्तन इन सभी का व्यापार करने लगे व्यक्ति तो वो राज्य व्यापार कहलाता है। मतलब कि एक पूरे राज्य के अंदर, जैसा मैंने पीछे बताया था, जैसे एक पूरा हरियाणा है तो पूरे हरियाणा के अंदर अब जितने भी व्यापार कहलाएंगे वो एक राज्य व्यापार कहलाएगा, राज्य स्तर का व्यापार कहलाएगा। अगला अंतरराज्यीय व्यापार। जब व्यापार एक ही देश के विभिन्न राज्यों में होता है तो उसे अंतरराज्यीय व्यापार कहते हैं। जैसे चीनी, कपड़ा, मशीनरी आदि, इन सभी का व्यापार एक देश के विभिन्न राज्यों के अंदर किया जाता है। ठीक है। तो एक देश के सभी राज्यों के अंदर व्यापार करना अंतरराज्यीय व्यापार कहलाता है। एक देश के किसी एक राज्य के अंदर व्यापार करना राज्य व्यापार कहलाता है, और एक देश के किसी एक गांव या कस्बे में व्यापार करना स्थानीय व्यापार कहलाता है। अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि स्थानीय, राज्य और अंतरराज्यीय व्यापार क्या है, इनमें क्या डिफरेंसेस है। अगर फिर भी कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो तो कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, ताकि मैं आपको समझा सकूं दोबारा से। तो आइए अब आगे चलते हैं और अगला देख लेते हैं, थोक तथा फुटकर व्यापार क्या होता है। थोक तथा फुटकर व्यापार। थोक व्यापार से अभिप्राय ऐसे व्यापार से है जिसके अंतर्गत बड़ी मात्रा में उत्पादकों तथा निर्माताओं या उनके अधिकृत एजेंटों से माल खरीद कर थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं। ठीक है। तत्पश्चात फुटकर व्यापारी क्रय किए गए माल को उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचते हैं। तो थोक व्यापार क्या होता है? थोक व्यापार का मतलब ऐसे व्यापार से है जिसके अंतर्गत बड़ी मात्रा में, ठीक है, बड़ी मात्रा में उत्पादकों, निर्माताओं से या किसी अन्य एजेंट से माल खरीदो। ठीक है। उत्पादक मतलब कि दूसरे बड़े व्यापारियों से बड़ी मात्रा में माल को खरीद कर और थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचना ही थोक व्यापार कहलाता है। बड़े व्यापारियों से माल खरीदो और छोटे व्यापारियों को यानी कि फुटकर व्यापारियों को बेच दो, ये हमारा थोक व्यापार कहलाता है। अब फुटकर व्यापार क्या कहलाता है? फुटकर व्यापार में जो फुटकर व्यापारी होते हैं, फुटकर व्यापारी जो कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल खरीदते हैं, वो क्या करते हैं कि उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचते हैं, यह फुटकर व्यापार कहलाता है। बड़े व्यापारी से खरीदकर छोटे व्यापारियों को बेचना थोक व्यापार, और जो छोटा व्यापारी होता है वो उपभोक्ता को बेचता है, ये हमारा फुटकर व्यापार कहलाता है। ठीक है। मतलब कि फुटकर व्यापार में ही माल उपभोक्ता तक पहुंचती है। अब देख लेते हैं विदेशी व्यापार क्या होता है। इसका अभिप्राय एक देश के अन्य देशों में व्यापार करने से है। इसके 3 अंग होते हैं। विदेशी व्यापार का मतलब एक देश से दूसरे देश में व्यापार करना। जैसे चीन है, जापान, चीन जापान से कुछ खरीदता बेचता है तो ये एक विदेशी व्यापार हो गया। इंडिया रसिया से कुछ भी खरीदता बेचता है तो ये एक विदेशी व्यापार हो गया, क्योंकि एक देश का दूसरे देश के साथ ही व्यापार करना ही विदेशी व्यापार कहलाता है। इसके भी 3 अंग होते हैं, आयात व्यापार, निर्यात व्यापार और पुनः निर्यात व्यापार। आयात व्यापार क्या होता है? आयात व्यापार का मतलब ये होता है कि किसी से हमने आयात करा, अगर किसी देश से आप कुछ खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, जैसे इंडिया रसिया से क्या करता है, वेपन्स खरीदता है, तो ये हमारा क्या हो गया, इंडिया के लिए आयात व्यापार हो गया। ये इंडिया क्या कर रहा है, रसिया से आयात कर रहा है, तो ये एक आयात व्यापार हो गया। निर्यात व्यापार का मतलब क्या होता है? निर्यात व्यापार का मतलब ये होता है कि रसिया ने इंडिया को वेपन्स बेचे, तो रसिया ने क्या किया, इंडिया ने तो आयात कर लिया, रसिया ने निर्यात किया। ठीक है। इंडिया ने रसिया से लिया
तो इंडिया के लिए ये आयात हो गया, और रसिया ने इंडिया को दिया तो ये रसिया के लिए निर्यात हो गया। मतलब कि एक तरफ इंडिया है जो आयात व्यापार कर रहा है और दूसरी तरफ जो रसिया है वो निर्यात व्यापार कर रहा है। ठीक इसी प्रकार अगर इंडिया किसी को माल बेचता है, इंडिया अगर मान लो चाइना को माल बेचता है तो इंडिया के लिए वो निर्यात व्यापार हो गया। ठीक है, अगला है पुनः निर्यात। पुनः निर्यात, जैसे इंडिया ने चीन को या किसी अन्य देश को, रसिया को कोई भी प्रोडक्ट बेचा, जैसे इंडिया ने मान लेते हैं साबुन रसिया को बेचा, अब रसिया ने क्या करा, उसने वो तो ले लिया, अब वहां से लेने के बाद दोबारा किसी अन्य देश को वो बेच देगा तो वही पुनः निर्यात व्यापार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वो पुनः निर्यात व्यापार कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? यहाँ पर नहीं समझ में आई, एक बार और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होती है। जब एक देश द्वारा माल किसी अन्य देश से आयात करके किसी तीसरे देश को निर्यात कर दिया जाए तो वही क्या कहलाता है, पुनः निर्यात व्यापार कहलाता है। ठीक है, मतलब इंडिया ने क्या किया, रसिया को एक माल बेचा, इंडिया ने रसिया को एक साबुन बेचा, मान लेते हैं ये है इंडिया और ये है रसिया, इसने साबुन इसको बेच दिया, और रसिया ने क्या किया, इंडिया से खरीद कर चीन को बेच दिया, चीन को इसने वही प्रोडक्ट चीन को बेच दिया, इंडिया से लिया और चीन को बेच दिया। तो यही जो ये श्रृंग, ये जो यहाँ पर ये प्रकृति हुई, ये क्या, कौन सी प्रकृति हुई, पुनः निर्यात व्यापार की प्रकृति हुई। ठीक है, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट को, खरीदे हुए प्रोडक्ट को खरीदो और दूसरे को बेच दो, यही हमारा पुनः निर्यात व्यापार कहलाता है। लेकिन ये होना 2 देशों के बीच में होना चाहिए, 3 देशों के बीच में होना चाहिए। जो पुनः निर्यात व्यापार होता है वो मिनिमम 3 देशों के बीच में होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं इंडिया, चीन और जापान। इंडिया ने चीन से प्रोडक्ट खरीदा और अगर जापान को वही प्रोडक्ट बेच दिया तो यह पुनः निर्यात होगा। लेकिन इंडिया ने चीन से खरीदा और अपने पास ही रख लिया तो वो इंडिया के लिए निर्यात व्यापार होगा, सॉरी आयात व्यापार होगा, क्योंकि इंडिया ने चीन से खरीदा है। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आयात निर्यात और पुनः निर्यात व्यापार समझ गए होंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कर देना, और इनके नोट्स का PDF लेना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, अन्यथा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको PDFs मिल जाएंगे। आइए अब आगे चलते हैं। अगला है व्यापार की सहायक क्रियाएं क्या होती हैं। इसका अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो व्यापार में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करती हैं। ठीक है, व्यापार की सहायक क्रिया वो क्रियाएं होती हैं जो कि व्यापार में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करती हैं, और व्यापार की सहायक क्रिया क्या कहलाती हैं, कॉमर्स कहलाती हैं, वाणिज्य कहलाती हैं। ठीक है, तो कैसी बाधाओं को दूर करती हैं, जैसे व्यक्ति की बाधा मध्यस्थ दूर करता है। ठीक है, स्थान की बाधा परिवहन और संदेश वाहन, मतलब कोई भी स्थान एक से दूसरे जगह आना जाना है तो परिवहन यातायात, कोई भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ भी संदेश भेजना है तो उसके लिए संदेश वाहन है। समय की बाधा के लिए संग्रहण। ठीक है, जोखिम की बाधा बीमा, वित्त की बाधा बैंकिंग, सूचना की बाधा विज्ञापन, कोई भी सूचना फैलाना है किसी के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में कोई सूचना फैलानी है, विज्ञापन करवा दो, समाधान हो गया। वित्त की बाधा के लिए बैंकिंग सेवा उपलब्ध है, जोखिम है कोई, उसका बीमा करवा दो, ये उसका समाधान हो गया। ठीक है, तो ये सारी वो बाधाएं हैं और इनके लिए ये सारे समाधान हैं। तो ये जो समाधान है यही व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं। ठीक है, और यही कॉमर्स कहलाता है, यही वाणिज्य कहलाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कॉमर्स वाणिज्य क्या होता है और क्या कहलाता है। ठीक है, आइए अब इस एक्सरसाइज का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट है वाणिज्य, व्यापार और उद्योग में अंतर क्या होता है। पेपर में 100% पूछा जाएगा, लिख कर रख लो अभी। ठीक है, तो उद्योग, वाणिज्य और व्यापार में क्या अंतर है देख लेते हैं। सबसे पहले क्रियाएं कैसी की जाती हैं, तो उद्योग में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इंडस्ट्री में, उद्योग में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। वाणिज्य में क्या किया जाता है, वस्तुओं और सेवाओं का वितरण किया जाता है। उद्योग में क्या किया जाता है, उनका उत्पादन किया जाता है। वाणिज्य में उनका वितरण किया जाता है और व्यापार में इनका क्रय विक्रय किया जाता है। ठीक है, व्यापार में इनका क्रय विक्रय किया जाता है। पूंजी की आवश्यकता होती है या नहीं होती। उद्योग में बड़ी मात्रा में कार्यशील पूंजी व स्थायी पूंजी की जरूरत होती है। ठीक है, जो उद्योग होते हैं कार्यशील और स्थायी पूंजी की इसमें बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है, और जो वाणिज्य है इसमें स्थायी पूंजी की कम और कार्यशील पूंजी की अधिक जरूरत होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना कि उद्योग में कार्यशील और स्थायी दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन वाणिज्य में स्थायी की कम और कार्यशील पूंजी की अधिक जरूरत होती है।
ठीक है। और व्यापार में क्या होता है, स्थायी पूंजी की कम जरूरत होती है और जो कार्यशील पूंजी होती है वह व्यापार के मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, जो कार्यशील पूंजी की मात्रा होती है व्यापार पर निर्भर करती है कि व्यापार कितना बड़ा करना है, उसके ऊपर ही कार्यशील पूंजी निर्भर करती है। अगला है क्षेत्र, स्कोप क्या है, उद्योग प्राथमिक गौण व सेवा उद्योग सम्मिलित है। कहा था ना मैंने, तृतीय उद्योग को सेवा उद्योग भी कहते हैं, तो प्राथमिक गौण और तृतीय उद्योग को सेवा उद्योग भी कहते हैं। तो इनमें यही 3 क्षेत्र हैं, यही 3 कार्य किए जाते हैं। वाणिज्य में क्या बताया थे मैंने, पीछे ही बताया, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, और व्यापार में देशी और विदेशी व्यापार सम्मिलित होता है। समझ में आ गई बात। अगला है उपयोगिता सृजन, उद्योग में इसके अंदर रूप उपयोगिता का सृजन होता है। ठीक है, उद्योग के अंदर ही क्या करते हैं, रूप उपयोगिता का सृजन करते हैं। और वाणिज्य, इसके अंदर समय स्थान उपयोगिता का सृजन किया जाता है। समय और स्थान उपयोगिता का सृजन वाणिज्य में किया जाता है। और व्यापार में क्या किया जाता है, स्वामित्व उपयोगिता का सृजन किया जाता है। ठीक है, स्वामित्व उपयोगिता का सृजन करना मतलब कि स्वामित्व चेंज करना, मतलब जैसे कोई भी प्रोडक्ट अभी है मेरे पास, मैंने आपको बेच दिया, तो उसका स्वामित्व, उसका ओनरशिप मेरे से हटकर आपके पास चला गया, तो ये यहाँ पर क्या हुआ, स्वामित्व का सृजन हुआ। ठीक है, अगला है जोखिम तत्व, उद्योग में अधिक जोखिम होता है, उद्योग में सबसे अधिक जोखिम होता है। ठीक है, वाणिज्य में उद्योग के मुकाबले कम जोखिम होता है और व्यापार में कम जोखिम होता है, क्योंकि व्यापार में करना क्या है, लेना है एक तरफ से, दूसरी तरफ बेच देना है, खरीदो बेचो का काम है व्यापार करना। ठीक है, निर्भरता, जो उद्योग होता है वाणिज्य तथा व्यापार दोनों उद्योग पर निर्भर करते हैं। जो वाणिज्य और व्यापार हैं ये दोनों उद्योग पर निर्भर करते हैं, क्योंकि अगर उद्योग ही नहीं होगा तो वाणिज्य और व्यापार भी नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि जो भी उद्योग में प्रोडक्शन किया जाता है उन्हीं से वाणिज्य और व्यापार चलता है। ठीक है, अब वाणिज्य है जो, वो व्यापार के बिना संभव नहीं है, जो वाणिज्य व्यापार के बिना संभव नहीं है। ठीक है, और जो व्यापार है, व्यापार के अभाव में वाणिज्य और उद्योग संभव नहीं है। मतलब कि जो तीनों चीजें हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। उद्योग वाणिज्य के बिना अधूरा है, वाणिज्य व्यापार के बिना अधूरा है, व्यापार उद्योग और वाणिज्य के बिना अधूरा है। तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई है, इंटरकनेक्टेड है। तो ये यहाँ पर हमने इन तीनों में अंतर पढ़ लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में 100% पूछा जाना ही है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि अंत में ये जो 3 मेन इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई, उद्योग वाणिज्य और व्यापार में अंतर है, इसे आपने समझ लिया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह गया हो तो टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर ले और सभी अपने कन्फ्यूजन का सोल्यूशन वहाँ पर पाएँ। ठीक है, पीडीएफ्स भी वहीं पर मिल जाएंगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपकी अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में मिलूंगा। तब तक आप पढ़े रहिए, इसे कमेंट करते रहिए, जो कुछ भी समझ में ना आए कमेंट जरूर कर दें। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। कमेंट करके जरूर बताना जैसा भी हो, लाइक कर देना वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो बिजनेस स्टडी 11th क्लास की हिंदी में पढ़ना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं आपके साथ अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।